स्वागत है आप सभी का शास्त्रा विजिट डॉक्टर। आज हमारे काफी के रत्नों में से एक डॉक्टर नीलम पुरी जी हैं, जो काफी की गैनकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट और गैनकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट है। जानते हैं उनसे उनके व्यू पीरियड के विषय में। मैम स्वागत है आपका शास्त्रा विजिट। मैम मेंस्ट्रुएशन से लेकर हमारे कुछ प्रश्न हैं जो समाज में है, उनके रिलेटेड हम आप जैसे आपकी बातों को समझना चाहिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये मेंस्ट्रुएशन है क्या, और ये कितने दिनों का होता है, और ये मतलब कि किस तरह की फीडिंग को हम नॉर्मल कहना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ जुड़ करके आपके साथ मैं प्रश्नों का उत्तर दे करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। वो इसलिए कि जो मेंस्ट्रुएशन है या जो महामारी है उसके बारे में बहुत से लोगों को मिथ्स है। मिथ्स का मतलब है कि उसके बारे में बहुत सी जो जानकारी है वो सही नहीं है। स्पेशली जो छोटी लड़कियां हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, जिनको अभी महामारी शुरू हुई है, या जो यंग है, जो टीन एज कहते हैं, जो 13 से 19 साल, उनके में ये महामारी की बहुत कई परेशानियां आती हैं, जिसको कि उसमें कुछ नॉर्मल भी होते हैं, लेकिन उसको बहुत वो लोग एब नॉर्मल मतलब कि असाधारण मान के चलने लगते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो एक माहवारी आना होता है वो 10, 11, 12 साल की लड़की में शुरू होता है, और ये बहुत ही एक सामान्य नॉर्मल और जो शरीर के लिए जरूरी प्रक्रिया है एक लड़की के लिए, वो होता है। और ये जो है इसका जो चक्र एक चलता है वो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और फिर ओवरी और यूट्रस होता है। तो इसके हार्मोन्स का एक चक्र चलता है, उसकी वजह से यूट्रस यानी बच्चेदानी में कुछ बदलाव आता है, जिसकी वजह से माहवारी होती है। तो हर लड़की को ये जानना चाहिए कि ये उसके लिए सामान्य प्रक्रिया है, और लड़की क्या सब लड़कों और पुरुष को भी जानना चाहिए कि इसके बारे में कोई मजाक बनाने की बात नहीं है। ये तो भगवान की दी हुई नेचुरल चीज है, जो कि शारीरिक चीज है, जो कि सबको एक एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक विधि का विधान है और इसी तरह से होता है। तो ये मैंने बताया कि चक्र ये चलता है और उसकी वजह से महामारी आती है। जब महामारी शुरू होती है, जब लड़की 9 से 11 साल की होती है, तो शुरू में ये थोड़ा अनियमित हो सकता है। वो अनियमित इसलिए होता है कि जो मैंने एक रिलेशनशिप आपको बताया कि ब्रेन से और ओवरी और यूट्रस से जो रिलेशनशिप होता है, जो चक्र होता है, वो उतना मैच्योर नहीं होता है शुरू में। बाद में 16 साल, 18 साल, 20 साल की जब लड़की होती है तो उस समय फिर मैच्योर हो जाता है, तो वो पीरियड रेगुलर आने लगता है। तो शुरू में ये थोड़ा देर में आ सकता है, कम आ सकता है, बाद में सेटल हो सकता है। लेकिन जो इसका नॉर्मल साइकिल है वो 28 से 30 दिन है। लेकिन एक नॉर्मल का रेंज है, रेंज जो है वो 21 से 35 दिन का है। तो यदि अगर आप 16 से 18 साल की हैं और आपका माहवारी 21 दिन से पहले या 35 दिन से लेट आ रहा है, तो फिर आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। और नॉर्मल और जो इसमें फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो, वो ज़्यादातर 3 से 5 दिन का होता है। अगर ये 2 दिन से कम और बहुत ही कम खून जा रहा है, ब्लड बहुत कम दिख रहा है, और या ये 5 दिन से ज़्यादा रह रहा है, या पीरियड के दिनों में आपको एक दिन में कम से कम 4-5 पैड सोक करने पड़ रहे हैं, तो फिर ये सही नहीं है। इसके लिए आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। देखिए, इसके कारण बहुत से होते हैं। पहला तो कारण ये माना चाहिए कि कोई हार्मोन्स में बदलाव आ रहा है ना, हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आ रहा है, उसकी वजह से महामारी में ये बदलाव आते हैं। फिर दूसरा होता है कि कोई उसमें यूट्रस में या ओवरी में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो रहा है, यानी कि कोई मतलब थोड़ी
गांठ हो सकती है या कुछ और परेशानी हो सकती है, उसकी वजह से अनियमित हो सकता है। तीसरा मैंने बताया कि इसका माहवारी का संबंध ब्रेन से बहुत होता है। तो कोई आपको कोई साइकोलॉजिकल अपसेट भी अगर हुआ किसी लड़की को कि उसको कहीं उसका जगह चेंज हो गया या उसको बहुत ज़्यादा उसके साथ किसी मानसिक दुर्घटना हो गई या कुछ हो गया, उसमें भी माहवारी अनियमित हो सकता है। तो माहवारी अनियमित होने के बहुत से कारण हैं, ब्लड स्ट्रक्चर से लेके हार्मोन से लेके ब्रेन की बीमारी से लेके बहुत से उसके कारण हैं जिसकी वजह से अनियमित हो सकता है। इसको मैनेज, देखिए मैंने बताया कि अगर उसकी माहवारी अनियमित है या ज़्यादा खून जा रहा है, जैसे 21 दिन से पहले या 35 दिन के बाद या बहुत ज़्यादा पैड सोक हो रहे हैं, तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो वो सबसे पहले तो उसका अल्ट्रासाउंड करेगी, उसको देखेगी कि कोई स्ट्रक्चर में बनावट में कोई खराबी तो नहीं है। फिर उसके हार्मोन्स की जांच करेगी, देखेगी कि हार्मोन्स में कोई खराबी तो नहीं है। फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके आधार पर इलाज होगा। बॉडी के पीएच लेवल में कोई चीज़, जी हाँ, बॉडी का जो संरचना होती है जो फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स की, तो उसका पीएच मोस्टली एसिडिक होता है, थोड़ा एसिडिक की तरफ। लेकिन माहवारी के दौरान इसका पीएच जो है एल्कलाइन यानी कि क्षारीय हो जाता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हमको माहवारी के दौरान क्लीनलीनेस, साफ सफाई की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी अगर आप जानना चाहेंगे। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है और ये किस तरह प्रभावित करता है? देखिए ऐसा है ना कि कुछ महिलाओं को जो मासिक आने के करीब 1 हफ्ता पहले बहुत तरह की परेशानियां होती हैं, जैसे कि छाती में बहुत ज़्यादा फराव होता है, सूजन लगता है, दर्द होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्ने शुरू हो जाते हैं, बालों में बहुत ग्रीस मतलब तैलीय हो जाती है, पेट में परेशानी होने लगती है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या डायरिया हो जाता है, तरह के बॉडी में बदलाव हो जाते हैं और बहुत ही इरिटेबिलिटी, गुस्सा बहुत आना, तनाव हो जाना मासिक के जस्ट पहले ऐसा हो सकता है। फिर जैसे ही मासिक का फ्लो शुरू होता है ये परेशानियां खत्म हो जाती हैं, तो इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये भी हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से होता है। इसका कोई बहुत अच्छा इलाज या उपाय नहीं है कि ये ना हो। कुछ औरतों को या लड़कियों को बहुत कम होता है कि वो अननोटिस्ड चला जाता है, कुछ को बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसके लिए इनको पहले तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हाँ ऐसी कोई चीज़ होती है, ऐसी कोई एंटिटी है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो किसी चीज़ के बारे में अवेयर है तो आप उसको कोप अप कर सकते हो कि हाँ ये तो नॉर्मल है, हो सकता है। फिर अगर और उसमें अपने आप को बिजी रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना। अगर बॉडी में दर्द हो तो एक आध कोई आप पेन किलर में नहीं कहूँगी कि हमेशा खाया जाए, जैसा पैरासीटामोल वगैरह की टैबलेट लिया जा सकता है, उसमें एक्चुअली बॉडी और ब्रेस्ट में बहुत पेन होता है तो उसकी वजह से भी बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को इस तरह से कोप अप करना चाहिए कि सारी अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखनी चाहिए। और उसका ये है कि अगर बहुत उनको बॉदर कर रहा है तो फिर उनको गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। पीरियड के दौरान खान-पान, पीरियड के दौरान जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको कहा कि पीरियड एक सामान्य प्रक्रिया है, एक वो नेचुरल चीज़ है, तो खान पान भी सामान्य आपको रखना है। अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आपको हो रहा है तो आपको देखना चाहिए कि भाई ऐसा सामान ना खाएं कि बहुत उससे गैस बने, फास्ट फूड नहीं खाएं, अपने पेट का ध्यान रखें, है ना। और बाकी मेंस्ट्रुएशन, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेंस्ट्रुएशन के समय कोई अलग से खान पान की जरूरत है। फिर मैं वही कहूँगी कि मेरा ये मानना है या जो भी साइंस जो जानते हैं या जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल साइंस जानते हैं, वो सामान्य प्रक्रिया है मेंस्ट्रुएशन। तो आपको उसमें सब काम करना चाहिए। हैवी वर्क की क्या बात है, ऐसा नहीं है कि आपको हैवी वर्क नहीं करना। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ जो कहना चाहूँगी कि एक पुराना जमाना था जबकि लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन के टाइम में
किचन में जाने को नहीं मिलता था, कुछ छूने को नहीं मिलता था, कहते थे कि ये मत करो, वो मत करो, बहुत से रेस्ट्रिक्शंस होते थे। तो वो चीज़ अब नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जैसे जो क्लीनलीनेस है, जो सफाई है, वो नहीं मिलता था। टॉयलेट्स नहीं होते थे, रनिंग वाटर नहीं होता था, और वो हाथ धोने के लिए सोप वगैरह नहीं होता था। तो जब सफाई नहीं होगा, पैड्स नहीं होते थे, सब घर के कपड़े यूज करते थे, उसको डिस्पोज ऑफ करने की जगह नहीं होती थी, तो सबको लगता था कि ये दिनों औरत गंदी रहती है, उसका हाथ गंदा रहता है, तो उसको छूने को नहीं मिलता था। अब ऐसी चीजें नहीं है, तो इसलिए उसको कोई ना तो स्कूल कॉलेज जाने में रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ना खेल कूद में रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। उसको बस ये होना चाहिए कि वो अपना जैसे सुरक्षा ठीक से कर ले, पैड ठीक से यूज करे, जिससे कि उसको खेलने कूदने में परेशानी ना हो। उसका सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। जी मैम, इस दौरान हमें महिलाओं को या पुरुष जो भी टेस्ट प्रिकॉशन इस दौरान मासिक के दौरान या मासिक के दौरान सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यह है कि सॉइलिंग, इसकी ब्लड है वहाँ पर, तो वो परेशानी है। तो बेहतर ये होगा कि कोई फिजिकल बैरियर लाइक कॉन्डोम वगैरह यूज किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैम, हमारे व्यूअर्स को आप अपनी तरफ से किसी तरह का कोई सलाह देना चाहेंगी? देखिए, मेंस्ट्रुएशन से संबंधित तो बहुत सी बातें हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके बारे में मिथ्स भी बहुत है, पर जो लड़कियां हैं और युवतियां हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि ये बिल्कुल ही सामान्य प्रक्रिया है। ये एक लड़की के लिए, ये औरत के लिए बहुत ही जरूरी प्रक्रिया भी है। तो इसके बारे में किसी से शर्म करने या झिझकने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मेंस्ट्रुएशन संबंधी कोई भी परेशानी हो तो आप अपनी माँ से शेयर करिए, अपनी बहन से शेयर करिए या अपने दोस्त से शेयर करिए। और आपको लगता है कि नहीं मुझे डॉक्टर को दिखाना है, तो आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा करके बेझिझक अपने बारे में उसको बताइए और उसका इलाज देखिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बहुत आजकल कहा जा रहा है, उसके बारे में आपको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। उस हाइजीन का मतलब है कि आप मेंस्ट्रुएशन के दौरान कैसे साफ सफाई का ध्यान रखें। उसके लिए आपको चाहिए कि आप कम से कम 4 से 6 घंटे पर पैड जरूर बदलें। अगर हैवी ब्लीडिंग है तो 4 घंटे में जरूर बदल लेना है। अगर बहुत कम ब्लीडिंग है तो भी 6 घंटे पर पैड बहुत जरूरी है बदल लेना। हर बार पैड बदल करके अपने हाथों को अच्छे से साफ करें, रोज नहाएं, साफ कपड़े पहने, जितने बार पैड चेंज करने की जरूरत है उसको करें। और फिर जो सैनिटरी पैड का डिस्पोजल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको कभी भी फ्लश में नहीं डालना है। और उसको घर का जो कूड़ा है उसमें आपको देखना है कि जैसे खाने का कूड़ा है, जो किचन का सामान है, तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है, तो उस वाले कचरे में आपको पैड नहीं डालना है। इस पैड में प्लास्टिक की भी एक शीट होती है, तो आपको उसको पैड को किसी अखबार में ढंग से लपेट करके, या जो अगला पैड आप यूज करने वाली है उसके कोई रैपर है तो उसमें ठीक से लपेट करके, और ऐसा कि वो खुले नहीं, एक बंद डब्बे जिसका लिड हो, मतलब जिसका ढक्कन हो ठीक से बंद होता हो, उसमें आप खाने वाले किचन वाले कूड़े से अलग डालिए। तो उसका सैनिटरी पैड का डिस्पोजल इस तरह से बहुत अलग से जरूरी है, जिसमें जैसे प्लास्टिक वगैरह होते हैं उस तरह के सामान में इसका डिस्पोजल होना चाहिए। ये थी डॉक्टर नीलम कौरपुरी जी, जो हमारा पीरियड के विषय में हम लोग को खास जानकारी दी। अगले एपिसोड में हम लोग कुछ नए तथ्यों के साथ आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे सफर में। काशिका प्रणाम। काशिका वेलनेस को बहुत ही बधाई देना चाहती हूँ, और उनके जो ये काम कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, जो हेल्थ इश्यूज है उसके बारे में, उसके लिए मैं उनको बहुत ही साधुवाद देती हूँ। और मैं इनके आगे अच्छे काम के लिए कामना करती हूँ कि अपनी बातें लोगों तक जन जन तक पहुँचाएं, जिससे कि समाज लाभ